दूसरे अजय जी, ये जो तीनों सेनाओं का त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, को लेकर के पाकिस्तान में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो मुंह से बाहर-बाहर बोलते हैं और बिना सोचे समझे बोलते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ गई है। तो ये रूटीन का युद्धाभ्यास है या ये बताने के लिए है पाकिस्तान को कि एक ज़रा-सी गलती अगर आपने फिर से कर दी, तो हमारी सेनाएँ तो तैयार हैं भई। इस मौसम में ओमकार जी हर साल एक्सरसाइज़ होती हैं। अगर आप देखेंगे तो पोखरण में, महाजन में थोड़ा इस बार जल्दी हो गया, अदरवाइज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ख़ास करके जब ख़त्म हो रही होती है ट्रेनिंग, तो जो हमारी ख़ास करके जो वो सेनाएँ जिन्होंने अंदर जाना है दुश्मन के इलाके में, स्ट्राइक फॉर्मेशंस को कहते हैं, उनकी काफ़ी बड़ी-सी एक्सरसाइज़ होती है। एक ज़माना था जब भारत के पास पैसे नहीं थे, तो फिर 2 साल में एक बार होने लगी। ऐसा ज़माना भी था हमारे लिए, डिफेंस के लिए पैसे नहीं थे बिकॉज़ हमने हर चीज़ में रिश्वत खानी थी। वो ज़माना चलो निकल गया, तो अभी होता है। एक तो पहले हो रही है, इस टाइम पे नहीं होती। दूसरा, जो आपने कहा वो बिल्कुल 100% वो तो है ही है, क्योंकि दुश्मन को दिखाना पड़ता है। वो ज़माना कि हाँ, दुश्मन समझ जाएगा, भारत ताकतवर है, वो समझेगा नहीं, वो आगे पठानकोट करेगा, कभी सुंजवां करेगा, कभी उरी करेगा, तो कभी पहलगाम करेगा। वो ज़माना चला गया, तो हमें दिखाना पड़ रहा है कि हम हैं। तीसरा ये है कि हमने भी ऑपरेशन सिंदूर की जैसे-जैसे कहानियाँ निकल के आएँगी और महादेव ने चाहा तो एक मेरे किताब के थ्रू भी शायद दर्शक जानेंगे कि कैसे हमारी सिविल इंडस्ट्री ने ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, जब लड़ाई चल रही थी, कैसे हमारे सिविलियन भाइयों ने हमारे साथ खड़े होके फ़ौज के साथ ऑपरेशंस किए। अपनी जो नई-नई टेक्नोलॉजी, अपनी नई-नई इनोवेशन जो लेके आए थे, जो टेस्टेड ही नहीं थी और अभी फ़ौज सोच रही थी कि लें, ना लें, उनको बैटल में टेस्ट किया गया। और जैसे ही वो पॉज़ आया ऑपरेशन सिंदूर का, उसके बाद कुछ लोगों को पता भी है, कुछ को नहीं भी पता है, तो चलो जब समय आएगा सब पता चल जाएगा कि प्राइवेट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और ऐसे-ऐसे नए-नए प्रोडक्ट और नई-नई चीज़ें लेके आई हैं टेक्नोलॉजी, कि उनको भी टेस्ट किया जा रहा है इस टाइम। और नेक्स्ट जो इन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप दुश्मन को जब लड़ना चाहते हो ना, उससे पहले आप उसको मेंटली फटीग कर दो, उसको थका दो। और पाकिस्तान के केस में क्या हो रहा है कि 2 किस्म की थकान उसमें डाली जा रही है। एक तो जैसे आपने कहा कि वो वैसे डरे हुए हैं, तो साइकोलॉजिकली कि आज हुआ, कल हुआ, पता नहीं कब हो जाए, क्या हो जाए, ये ना हो कोई हमारा नमूना वहाँ बम फोड़ दे इंडिया में और यहाँ पे हम रुक जाएँ। वो एक पार्ट है। दूसरा जो $3 मिलियन पर डे पाकिस्तान का खर्चा है, उस फ़ौज को जो बैरक से निकल के बॉर्डर पे बैठी है, उस खर्चे को एक बैंकरप्ट देश जो पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है, उसको ये सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने ये करके क्या किया कि जब अफ़गानिस्तान का फ्रंटियर गर्म हो रखा है, तो नॉर्मल हालात में पाकिस्तान ने यहाँ से फ़ौज उठानी थी हमारी तरफ से और वहाँ डिप्लॉय कर देनी थी। अभी क्या किया आपने, यहाँ गर्मी रखी हुई है, तो यहाँ से फ़ौज हिला नहीं सकता। अफ़गानों ने वहाँ से बैंड बजा रखा है, तो वहाँ पे उनकी फ़ौज अटक गई। 25,000 की उन्होंने कमिटमेंट कर दी भाड़े के सैनिकों के लिए। तो आज ये स्थिति है ओमकार जी कि आज अगर लड़ाई लड़ जाए और भारत अगर बोल ही दे कि मैं गेट खोल रहा हूँ, आ जा जिसको आना है, तो पाकिस्तान के पास स्ट्राइक फॉर्मेशन नहीं बची जिसको लेके वो हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर सके। जो उनका सपना है दिल्ली में हम चाय पिएंगे लाल किले में बैठ के। तो इसके बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं और ये सारे जो हैं वो कृपा है ऊपर वाले की, वो हमारे पक्ष में है। बातों-बातों में दर्शकों को एक जानकारी मिल गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर कर्नल अजय रैना जी किताब तैयार कर रहे हैं। मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ और धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों के लिए मैं ये बता दूँ कि अब तक रैना साहब की 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आ चुकी, शायद 27 या 28 किताबें आ चुकी हैं। 29। 29 किताबें आ चुकी हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि वो हम लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। ज्ञान का भंडार हैं एक तरीके से रक्षा सुरक्षा के मामलों में। अब धन्यवाद ओमकार। चलते हैं ज़रा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर। क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में और क्या होकर के रहेगा? जो कर्म कर्म में तो हम सब सनातनी विश्वास करते हैं ना, तो पाकिस्तान का कर्मा उसको आगे पकड़ रहा है। जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया, जो आप आँख बंद करके देखें, वो उनके साथ अभी अफ़गानिस्तान कर रहा है। तो पाकिस्तान हमारे यहाँ पे टेररिस्ट भेजता था,
हम उसकी निंदा करते थे, कहते हमारे हमें तो पता नहीं भाई, तुम्हारे कश्मीरी फाइटर लड़ रहे हैं, तुम्हारे ही खालिस्तानी हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। अफ़गान सेम चीज़ पाकिस्तान को कहते हैं टॉक्स में, भाई तुम्हारे टीटीपी वाले तुम्हारे हैं, तुम्हारे अंदर रहते हैं, तुम्हारे अंदर ऑपरेट करते हैं, तुम जानो, तुमको हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हो? दूसरा वो कहते हैं कि देखो जी आपने आपने अपने अपने देश में वो लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, और वहाँ से हम जब पाकिस्तान को कहते हैं कि वहाँ से वो आते, तो वो डिनाई करते थे, कहते नहीं, और पीओजे के को डिस्प्यूटेड एरिया बोलते थे कि उसमें कुछ भी कर लो। तो यहाँ ड्यूरेंट लाइन जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और अफ़गानिस्तान कहते हैं कि भाई हम इसको मानते नहीं, तो तुम फेंस लगाओगे तो हम फेंस उड़ा देंगे। अब बात ये है कि मिलिटरली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में वही गैप है जो मिलिटरली हमारे और पाकिस्तान के बीच में गैप है। तो सारी इक्वेशंस बिल्कुल सही सेट बैठ रही हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान के ऊपर कुछ करता है, तो उसके बदले में उसको जो भोगना पड़ता है, वो बोझ, अगर जैसे हमने बालाकोट किया, तो पाकिस्तान ने किया क्या, वो जहाज लेके आ गया 20-25। हमारे एक पुराने से जहाज ने उनका F-16 मार गिराया, उसके बाद अभिनंदन जी गिरे, वापस आ गए, या वापस ले आए हम लोग, जैसे भी। अफगानिस्तान के साथ क्या कहानी है कि जब अफगानिस्तान के अंदर काबुल पे ये अटैक करने गए, तो उसके बाद जो टीटीपी ने इनकी जो बैंड बजाई, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मन को निपट सकते हो, अंदर वाले दुश्मन को निपटना बहुत मुश्किल है। और आपकी पूरी की पूरा केपीके, जो कि कभी आपका था ही नहीं, वो बेसिकली पश्तून बेल्ट है। और बलूचिस्तान जो शुरू से एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, जिसके लिए जिन्ना साहब ने केस लड़ा और अंग्रेजों से लिया कि हाँ ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, और उस केस की फीस जिन्ना साहब ने खाई बलोचों से। और जैसे ही अंग्रेज निकले, तो जिन्ना साहब फौज लेके बलूचिस्तान को अपने अंदर कब्जे में ले लिया। तो ये जो आपने दुनिया के साथ कर रखा है ना, चाहे भारत को तंग किया, बलोचों के साथ जो बेरहमी की, आपने पठानों के साथ की, ऊपर आप जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसका कहीं ना कहीं तो कर्मों का फल देना ही है ना। तो वो समय आ गया। बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसी जगह से उनको कर्म का फल मिल रहा है जहाँ पे जो हमारा जो एंगल लगाते हैं, काफिर हैं, एंटी मुस्लिम हैं, इस्लाम खतरे में है, वो एंगल उनका, वो भी जो अपने देश को चोनी रेवड़ियाँ खिलाते थे ना कि चलो मुजाहिदो लड़ पड़ो भारत के साथ, तुम डंडा लेके आ जाओ, लड़ो, बिकॉज भारतीय काफिर आ गए और इस्लाम खतरे में, वो भी नहीं चलता, बिकॉज दोनों उम्मा दोनों सुन्नी। ओनली फर्क है कि वो सारे देवबंदी हैं और नीचे वाले देवबंदी और बरेलवी मिक्स हैं। तो इनका कंप्रोमाइज कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान ने अफगानों का खून बहा के इनके जर्नलों और पॉलिटिशियंस ने पैसे कमाए। इनकी जो प्रॉपर्टी फॉरेन में बनी है, उसमें जो यूएस डॉलर्स ने इनको किया, पहले मुजाहिदीन की लड़ाई लगवाई, फिर तालिबान खड़े करवाए। तो इसमें मरा कौन? मरा अफगानिस्तान पे, और किसकी टांग उड़ी, किसकी हाथ उड़ी, किसकी माइंड। जब काबुल मुजाहिदीनों ने काबुल को जब 89 में लिया था, उसके बाद उसको ईंट से ईंट बजा दी थी। काबुल का कोई घर नहीं बचा था जो टूट नहीं गया था। तो वो सहा किसने, बर्दाश्त किसने किया? फिर उन्हें तालिबान जैसी सरकार उनके ऊपर बिठा दी, जिसने फिर पहली वाली तालिबान, जिसने देश कोड़े मारने शुरू किए, पत्थर से मारने शुरू किए, सिर्फ लोगों को मार मार के। तो अफगान भूलते नहीं है। अफगान आप हम कुछ भी उनको बोलें, एक बात तो उनकी क्लियर कट है कि वो एहसान नहीं किसी का भूलते और किसी का बदला लेने नहीं भूलते। अफगान का जो बदल सिस्टम है उन्हें, तो आप देखिए, अगर आप अफगान है और आपके साथ ये किया गया, बार बार किया गया, और अभी रिसेंटली आपने क्या किया, उनके 20 लाख अफगान उठाया और सर्दियों वाला जाओ वापस अफगानिस्तान, तुम कहाँ से आ गए? जो 40-40 साल से रह रहे हैं, जिनके पास पेपर्स हैं, उनके पेपर्स लिए फाड़ दिए। बिल्कुल। अब वो जो अफगान हैं, उनके पास बड़ा सिंपल, उन्होंने वही स्टांस लिया जो पाकिस्तान हमारे साथ लेता था। कहता है देखो जी टीटीपी आपकी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वादा करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई नहीं आपको आएगा। सेम मुशर्रफ साहब कारगिल में घुस रहे हैं, नीचे वाजपेयी साहब से हाथ मिलाए, मोदी साहब लाहौर में शादी में जाते हैं, अगले दिन पठानकोट हो जाता है। तो पाकिस्तान कहता है हमारा तो उनके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। तो वो भी कहता है टीटीपी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कर्मा, संक्षिप्त में है कि पाकिस्तान को अपना कर्मा उसको पकड़ रहा है, और अफगान वो कर्मा डिलीवर कर रहे हैं। अजय जी, एक खबर पर चलते चलते और डिस्कशन कर लें। ये खबर आई थी, हिरोशिमा से गिरे बम से 100 गुना ताकतवर, दुनिया के 80% तटीय शहर रेंज में खतरनाक है पुतिन का पोसाइडन। और ये खबर जैसे ही आई, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ परमाणु परीक्षण के आदेश दे दिए, और बताया जा रहा है कि करीब 33 साल बाद अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा। कारण यही है या कुछ और दिखाना चाहते हैं, और क्या दिखाना चाहते हैं एक्चुअल में? देखिए, रशिया
जो यूक्रेन में लड़ाई शुरू हुई तो रशिया जो मिलिटरली कई चीज़ें इनकी ठप पड़ी थी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है रशिया का। उसके बेसिकली खरीदने वाले हम लोग मेन परचेजर थे और कभी ईरान ने खरीद लिया, थोड़ा चाइना ने ले लिया, बाकी कुछ था नहीं। तो वो सारा कॉम्प्लेक्स चल पड़ा। तो वो उसके क्योंकि उनको कहते हैं ना ज़रूरत जो है वो जननी है आविष्कार की। तो जब ये चलता रहा और इसको धमका रहे हैं कि हम टॉम क्रूज़ मिसाइल फेंकेंगे, हम टॉम हॉक फेंकेंगे, हम यूक्रेन जहाँ तक चाहे हिट कर ले, वो सब ड्रामे शुरू हुए। तो उन्होंने एक फिर ऐसी मिसाइल इन्वेंट की जो जिसपे न्यूक्लियर पावर्ड है वो। न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर वॉरहेड तो उसमें लगा ही हुआ है। वो पावर भी उसकी जो चलने की क्षमता है वो न्यूक्लियर उस प्लांट से आती है मिनिएचर से, जिसने पूरी दुनिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड पॉसिबली कल को स्पेस टेक्नोलॉजी की पूरा उल्टा सीधा कर दिया है। क्योंकि आज तक हमें ये प्रॉब्लम होती थी कि हम यहाँ से एस्केप वेलोसिटी जब निकलता है रॉकेट तो फिर उसके बाद वो एग्जॉस्ट कर जाता है, तो उसके बाद एक लिमिटेड रेंज पे जाता है। तो ये उसने बिल्कुल ही अमेरिका का हर एक शहर और जैसे आपने कहा दुनिया के सारे बड़े मुल्क जो हैं वो उसने अपने उस पर ले आए और वो कहता है पुतिन की इसकी अनलिमिटेड रेंज है। और बेस्ट थिंग क्या है कि लंबी रेंज की मिसाइलें सबके पास है, हमारे पास भी है, चाइना के पास है। ये चलती है जमीन के साथ चिपक के। तो रडार आपकी ऊपर लगी रहेगी, आयरन डोम गोल्डन डोम जो आप बनाते हो ऊपर देखता रहेगा, नीचे से निकल जाती है। जो ग्राउंड हर्टिंग मिसाइल जो एक क्रूज मिसाइल्स का होता था लेकिन उतना लंबा रेंज, तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है। तो उसके बदले में अमेरिका क्या करता है? ट्रंप एक शोमैन है, तो शोमैन ने क्या करना है? आपको याद है पहले इन्होंने सबमरीन्स भेज दी थी रशियन वाटर्स में, रशिया ने अपनी सबमरीन इनके पास भेज दी थी। एक क्यूबन मिसाइल वाला सीन बन गया था 2 महीने पहले। तो इन्होंने क्या बोला, अच्छा कुछ नहीं तो हम ये न्यूक्लियर का टेस्ट शुरू करेंगे। अब न्यूक्लियर टेस्ट के दो इम्प्लीकेशन है ओमकार जी। एक है न्यूक्लियर ब्लास्ट करना, जो जैसे आपने कहा अमेरिका ने 3 दशकों से नहीं किया। क्या वो रिज्यूम करेगा? रिज्यूम करेगा तो और कभी दुनिया में पहले आपको पता है अंडर वाटर पे किया और स्पेस में भी न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ अमेरिका ने। उसका स्पेस में जो किया उसका क्या असर पड़ा? हमें तो दिवाली के पटाखे नजर आते हैं कि हमारी कोर्ट को, वहां क्या हुआ किसी को पता नहीं, कितना नुकसान हुआ। समुद्र के अंदर जब किया तो कितने जीव मरे, कितना पोल्यूशन पता नहीं। तो अगर ये धमाके करना शुरू करेगा तो और नुकसान करेगा। दूसरा उसका देखने का तरीका ये है कि आप न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं करते, आप न्यूक्लियर जो वॉर हेड हैं जिसके जिसके ऊपर उस जो कैरियर हैं, मिसाइल्स हैं या शेल्स हैं या जहाज की लेने की कैपेबिलिटी है, जो वेक्टर्स हैं जिसके ऊपर डाल के आपने न्यूक्लियर वॉर हेड भेजना, उसका आप टेस्ट करते हो। वो भी टेस्ट इन्होंने रोके हुए थे। तो अभी पहले तो ये क्लियर नहीं दोनों में से क्या करेगा। प्लस से चाइना से टॉक होनी थी, तो एक सिग्नलिंग दी जा रही थी कि भाई हम लोग भी जानते हैं। उसने ट्रंप ने फिर टेक्निकली गलत स्टेटमेंट दिया है कि सबसे ज़्यादा भंडार हमारे पास है। सबसे बड़ा भंडार न्यूक्स का रशिया के पास है, और रशिया रशिया और चाइना अब अगर ऐड करके देखो तो फिर अमेरिका काफ़ी पीछे रह जाता है। तो वो बेसिकली एक क्या है कि किसी ने अगर पड़ोसी ने 65 इंच का टीवी खरीद लिया और आपके पास 14 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप क्या यही बोलोगे ना कि अब हम 21 इंच का लेंगे या 35 इंच का लेंगे? और लेंगे तो देखिए ट्रंप की बातें मैंने शुरू में कहा, एक बार क्रेडिबिलिटी एक बड़े लीडर की जब खत्म हो जाती है ओमकार जी, तो हम हर चीज़ को सोचते हैं जब होगा तब देखेंगे। इसका भी देखते हैं क्या करता है अमेरिका।